आज जाति और धर्म पे पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, बीजेपी घटक दल की बात करें या तो फिर जेएमएम कांग्रेस। जाति धर्म का जो राजनीति है ये हमेशा हर समय हिंदू मुस्लिम को लेके, खासकर बीजेपी वाले, यही उनका टारगेट रहा है, शुरू से ही रहा है। आप कुछ दिन पहले यूरेनियम की जो खदान की बातें हुई थी, आज वहां के रेडिएशन से वहां की माताएं बहनें मां बनने लायक नहीं रही, तो इन सब चीजों पे कोई बात नहीं करता है। बैठे हैं बड़े बड़े हमारे पीएम साहब है, नरेंद्र मोदी साहब, गृह मंत्री साहब है, उन लोगों ने भी वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का। कहाँ गई नौकरी? और हमारे रामदास सोरेन का जो सोच था, जो विजन था कि 26,000 नौकरियां देंगे और वो बहुत जल्द नियुक्ति पत्र आप देखेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों के पास डाटा कहाँ पर है कि ये जो बोल रहे हैं कि हम डेली नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आप जेसीसी का वेबसाइट खोलिए, डेली जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है लोग एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाते हैं और उससे एक नोटिफिकेशन निकलता है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। ये क्या अपरिहार्य कारण है? नमस्कार, आईटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपके पसंदीदा शो रियलिटी बाइट लेकर हाजिर हैं। आज हमारे चर्चा का विषय है घाटशिला उपचुनाव। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से ये सीट खाली हुई है। यहाँ हो रहे उपचुनाव में राज्य की सत्ता सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन पर ही अपना भरोसा जताया है। वहीं एनडीए की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार शुरू हो चुके हैं और दोनों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। इधर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की एंट्री ने इस उपचुनाव को काफी रोचक बना दिया है। आपको याद ही होगा कि झारखंड में 2024 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में जेएलके में अपनी ताकत का एहसास करा चुकी है। इन सब मुद्दों के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आजसू पार्टी के संजय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मोहम्मद फरीद और जेएलके के सनी टिक्कर। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे स्टूडियो में। आप तीनों से हम बातचीत करेंगे। हम उन सब चुनावी मुद्दे पे, घाटशिला उपचुनाव मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। उस पे हम बात करेंगे, आपके राय परामर्श जो भी हम उस पे बात करेंगे, उस सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारा अपना शो रियलिटी बाइट। मेरा पहला प्रश्न आप तीनों से है, वो सवाल है कि क्या लगता है मतलब घाटशिला उपचुनाव में कौन जीतेगा? आप तीनों से वो सवाल है कि घाटशिला उपचुनाव में कौन जीतेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। आप लोगों ने दूसरी बार हमें याद किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं। हमारे साथ आंसू के और जेएलके के भी दोनों नेता है, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। आपने जो सवाल किया कि घाटशिला में कौन जीतेगा, कहीं किंतु परंतु है ही नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कि जिस विजन के साथ स्वर्गीय रामदास सोरेन ने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, घाटशिला के जो लोग हैं, जो वहाँ के उन्नति दिखे हैं, जो झारखंड को उन्नति चाहते हैं, वो हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन के विजन को लेके चलेंगे और उनके सुपुत्र को 100% जिताएंगे। इसी क्रम में मैं आजसू पार्टी के संजय से जानना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं? सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। घाटशिला जो विधानसभा जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, वो हमेशा से ही एक ये पूरे राज्य के लिए एक अलग सी पृष्ठभूमि वो तैयार करती है। नए राजनीति का ये दौर हो, चाहे आंदोलन का दौर हो, उसके लिए। और आजसू पार्टी हमेशा से ही गठबंधन हो चाहे अलग से ही ये चुनाव लड़ना हो, हमेशा से ही उस भूमि में रहा है। और मुझे पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि यह जो चुनाव है, जिस तरीका से ये महागठबंधन की सरकार 6 सालों से चल रही है और वो जिन मुद्दों को लेकर इस झारखंड प्रदेश में आए थे, उनका एक भी मुद्दा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि युवाओं को रोजगार देने की बात हो, 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। ओबीसीओ का बात हो, ओबीसी आरक्षण, ये महागठबंधन की बात थी कि हम 27% ओबीसी आरक्षण देंगे। इन किन्हीं मुद्दों पर उनका कोई काम नहीं हुआ। वो लोग बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं कि बेरोजगारी भत्ता जो स्नातक है उनको 5,000, जो स्नातकोत्तर है उनको 7,000। ये सभी मुद्दा गौन हो गया। यहाँ तक कि जो यहाँ की मुख्य पहचान है, यहाँ का जो खतियान है, वो आज तक ये लोग लागू नहीं करवा पाए हैं।
जो भी इनका कारण रहा वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के पास चाहे केंद्र सरकार के पास जाके फंस रहा है। सब इन्हीं लोगों का कारण है कि कैसे ये लोग यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाए। 6 साल तक, अभी 6 साल होने को चला है, इतने लंबे शासन काल में भी ये लोग अपना एक भी मुद्दा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और हमेशा से ही एनडीए विपक्ष की भूमिका में हो या फिर सरकार में रहा हो, इससे पहले जो रघुवर दास की सरकार थी उसमें हमने प्रमुखता से जो भी मुद्दा था उसको हमने रखा और उन सब कामों को पूरा करने का प्रयास किया। और हम लोग ये चाहते हैं कि इस चुनाव में हम जो अपना काम किए हैं उसको लेकर मैदान में आ रहे हैं और लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीका से हमारी जो सरकार थी, रघुवर दास की सरकार चाहे उससे पहले की सरकार, तो हमने कितने वहाँ पर विकास किए हैं, इन सभी मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे। और यह जो विधानसभा का चुनाव है उसको जीतने का प्रयास करेंगे और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री बाबूलाल सोरेन जी, उनको बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। मैं इसी प्रश्न को लेकर मैं जेएलकेएम के सनी टिड्डा के पास जाना चाहूंगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जेएमएम अपना दावा कर रहे हैं, जेएलकेएम भी अपना दावा कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार रहेगा। सबसे पहली बात है कि जो चुनाव घाटशिला में हो रहा है वो दो तरीके से तैर रहा है, एक पक्ष की ओर एक विपक्ष की ओर। और हमारी पार्टी और हमारे जो संगठन है उनका निर्णय रहा कि आज जो झारखंड में इतना लोग शोषित हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो या यहाँ पलायन की बात हो या वहाँ घाटशिला की जितने शोषित लोग हैं, बहुत सारे मीडिया बंधुओं के चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पता चलता है सुदूर चारों प्रखंड में इतनी सुविधा का अभाव है। कहीं तो नेटवर्क नहीं है, कहीं रोड नहीं है। भले सरकार में आज व्याप्त घटक दल चाहे वो जेएमएम हो और उसके साथ में जितने भी घटक दल हो, विपक्ष बीजेपी के साथ में आजसू हो, विपक्ष में जो भी भूमिका अदा कर रही हैं, वे अपने अपने दावे कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से आप परहेज नहीं कर सकते। आज जाति और धर्म पे पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, बीजेपी घटक दल की बात करें या तो फिर जेएमएम कांग्रेस की बात करें। आदिवासी क्षेत्र है, रिजर्व सीट है, लेकिन आदिवासी की स्थिति क्या है वहां देखने वाली चीज है कि आज वहां के पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जो स्टूडेंट, उनको रोजगार नहीं है, उनको नौकरी नहीं है। आज वहाँ इतने खदान माइंस रहते हुए वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। आप कुछ दिन पहले यूरेनियम की जो खदान की बातें हुई थी, आज वहाँ के रेडिएशन से वहाँ की माताएं बहनें माँ बनने लायक नहीं रही। तो इन सब चीजों पे कोई बात नहीं करता है, केवल दावे करते हैं कि ये विकास हुआ है, हमने किया है, निश्चित तौर पे आप जीतिए, आपको बधाई। लेकिन हमारी मुद्दा है कि शोषित वंचित 25 साल हो जाने के बावजूद झारखंड जिस सपनों से बना था आज भी वो अधूरा है। निसंकोच आजसू की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेहतरीन उनके अगुवाई में बेहतर रूप से झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा गया। सैकड़ों हजार लोगों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, कितने लोगों ने जेल गया। लेकिन आज 25 साल हो जाने के बावजूद आज झारखंड की क्या स्थिति है। हमें गर्व लगता है कि आज हमारे दिसुम गुरु स्वर्गीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन के अगुवाई में और उनके जिंदा रहते झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुवाई रहते हुए और शिबू सोरेन के रहते हुए झारखंड अलग राज्य हुआ। लेकिन जिस विजन से ये झारखंड अलग राज्य की मांग की गई थी, क्या ये पूरा हुआ? ये देखने वाली चीज है, वही बात करने की चीज नहीं है। निश्चित तौर पे हम लोगों को उम्मीद है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं, जिनको सच में लगता है कि हम आज शोषित है झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद, उनका वोट हमारे पार्टी के लिए और हमारे रामदास मुर्मू के लिए जो हमारे उम्मीदवार हैं, और हमारा जो विजन आज लोग देख रहे हैं कि एक ही विधायक तो झारखंड विधानसभा में जब क्वेश्चन करते हैं तो उनका जवाब देने के लिए 3 बार मंत्रियों को उठना पड़ता है। दीपक बिरुआ 3 बार उठे थे इन सब मुद्दों को लेके। आज पलायन का समस्या है, आज यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं।
आज 25 साल हो गए, यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बन पाई। बारी बारी से तो देखा है यहाँ के लोगों ने झारखंड को। रघुवर दास और ज्यादा समय तक बीजेपी भी रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को मिला क्या? आज हमारे लोग गांव देहात में जाइएगा, वहां के लोग जो वोट देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को, जेएमएम को, चाहे बीजेपी को, वे वोट देके पलायन करते हैं। आज परिवारवाद कायम है। अब देख लीजिए ना, ये झूठ वाली बात नहीं, परिवारवाद क्यों? कब मिलेगा किनको मौका? पढ़े लिखे लोगों को सामने आके इस चीज पे जरूर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। कब तक जाति धर्म पे वोटिंग होगा? कब तक बेरोजगार, कब तक यहाँ पर ही आप जातिवाद का ठप्पा लगाते रहिएगा और परिवारवाद चलाते रहिएगा? तो निश्चित तौर पे हम लोग आश्वस्त हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने 3 साढ़े 3 साल में हम लोगों ने संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं युवा उस आस की टकटकी, आस की निगाहों से हमें देख रही है। तो निश्चित तौर पे घाटशिला विधानसभा की जनता जेएलके को वोट करेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे सनी भाई ने कहा और हमारे संजय जी ने भी कहा कि एक चीज दोनों ने एक ही बात कही कि जाति धर्म का जो राजनीति है ये हमेशा हर समय हिंदू मुस्लिम को लेके, खासकर बीजेपी वाले, यही उनका टारगेट रहा है, शुरू से ही रहा है। जैसे संजय जी ने कहा कि भाई यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ पर बेरोजगारी है। 6 साल, आप 6 साल देख रहे, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने कितना नौकरी दिया, उन्होंने क्या किया? सामने देखने वाली बात है। आप दूसरों पे इल्जाम लांछन लगाने से पहले खुद के गिरबान में आपको झांकना चाहिए कि हम किसी को बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि छलनी सुई को बोले तुम्हारा एक छेदा, छलनी अपना छेदा देखना भूल जाए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। विजन हमारे रामदास सोरेन का जो विजन था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है, वो हम लोग देख रहे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना इसलिए कोई छल कपट है और ना बल्कि छल कपट इन लोगों ने किया है, उनको जेल भेजने का काम किया है। वो आज आए हैं और दूसरी बार बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की और गठबंधन की सरकार बनी है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देन है कि आज झारखंड में जो पलायन किए थे उनको लाकर नौकरी देने का काम भी वो कर रहे हैं। और हमारे रामदास सोरेन का जो सोच था, जो विजन था कि 26,000 नौकरियां देंगे और वो बहुत जल्द नियुक्ति पत्र आप देखेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। कि आपने जो मुद्दा उठाया कि नौकरी नहीं है, जैसे कि आपने उठाया सनी, आप बोले कि जैसे जातिगत यहाँ पे होती है, जो भी होती है, या तो मतलब बाप सत्ते पे है, बेटा भी वही आ रहा है, जो कि घाटशिला उपचुनाव भी उसी का एक मतलब एग्जाम्पल, जीता जाता एग्जाम्पल है। तो आप दोनों की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं एक नौकरी हो, जो युवा आने वाली पीढ़ी के बारे में वो चीजें होती हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि जातिगत हो या पलायन ज्यादा, यूरेनियम की वजह से जो महिलाओं में जो डैमेज हो रहे हैं, जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उस पे जेएमएम की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फिरोज आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं युवाओं की तरफ से हो या लोग, ये इनके सवाल नहीं है, ये सारे मैं बोलना चाहती हूँ कि वो लोगों के सवाल है जो उस चीजों से वंचित है या कुछ अच्छा पाने की आशा कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो सवाल आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार में जो केंद्र में बैठे हैं बड़े बड़े हमारे पीएम साहब है, नरेंद्र मोदी साहब, गृह मंत्री साहब है, उन लोगों ने भी वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का। कहाँ गई नौकरी? आज तक नहीं दिए। लेकिन हमारे झारखंड की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आप देख रहे हैं रोज न रोज नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं। उनका हमेशा आज भी देखिए, आज का पेपर में भी आप पढ़िएगा तो ये दिया गया कि नियुक्ति उनको दिया जाएगी और युवाओं को लेकर चलने का काम कर ही रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और हमारी माननीय मुख्यमंत्री का और हमारे कल्पना सोरेन का जो विजन है वो हमेशा क्लियर कट है और देना ही है। अभी तो शुरुआत है। 5 साल जो आप लोगों ने हमारा बर्बाद किया, खाली ईडी सीबीआई जेल भेजो, इसको ये करो, उसको वो करो, गठबंधन को बर्बाद कर रख दिया। लेकिन अब जो आया है सरकार, अब लैंड माई है, अब 1 साल कंप्लीट हो जाए, हम मुझे लगता है आने वाले जो 4 साल में नौकरी नियुक्ति होती रहेगी, होते रहेगा। संजय आप क्या कहते हैं? देखिए, इस रोजगार के मुद्दों पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो पार्टी है, आसू पार्टी, हमेशा से नौजवानों की पार्टी रही है। जब झारखंड आंदोलन की बात हो रही थी उस समय नौजवान जो पूरे झारखंड प्रदेश से अपना घर द्वार छोड़ के निकले और अपना संघर्षों को वे लोग कुर्बानी दिए, उसके फलस्वरूप हमारा अलग झारखंड राज्य बना। जेएमएम हो या कांग्रेस हो, इन लोगों को तो शर्म करनी चाहिए कि
जब झारखंड नहीं बना था उस समय ये लोग गठबंधन की सरकार में कई बार आए और कांग्रेस से ये कहकर वो लोग गठबंधन में लाते थे कि हम अलग झारखंड राज्य देंगे, लेकिन ये 1912 ईस्वी से अलग झारखंड राज्य की मांग हो रही थी, लेकिन इन देखिए 88 सालों में कहीं पर कोई चर्चा नहीं हुआ और हमेशा से ही कांग्रेस की सरकार रही थी। इस तरीका से यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। जब यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय झारखंड अलग राज्य दिया गया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। हम लोग रोजगार के बारे में बात करेंगे। जो हमारी पिछली सरकार थी रघुवर दास के द्वारा 1.5 से 2 लाख यहाँ की परमानेंट जॉब के रूप में दिया गया। रोजगार की बात करें तो रोजगार में हमको लगता है 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था। नौकरी की बात करें तो 1.5 से 2 लाख। और हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों के पास डाटा कहाँ पर है कि ये जो बोल रहे हैं कि हम डेली नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आप जेसीसी का वेबसाइट खोलिए, डेली जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है लोग एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाते हैं और उससे एक नोटिफिकेशन निकलता है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। ये क्या अपरिहार्य कारण है? और इससे पहले जब हमारी सरकार थी कहाँ पर अपरिहार्य का शब्द का ये उल्लेख किया गया है? अभी जो जेपीएससी है, ये लोग जब सरकार में नहीं थे तो लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाते थे कि हम हर 6 महीना में एक जेपीएससी लेंगे। 6 साल होने को है और मात्र एक जेपीएससी कंप्लीट हुआ है और वो जो अभी 11 से 13वीं जेपीएससी लोग रिजल्ट देके इतना ऐसा रिजल्ट निकालते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि ये लोग का आरक्षण रोस्टर के चक्कर में लोगों का रिजल्ट निकल चुका है। युवा आशा देख रहे हैं कब हमें ज्वाइनिंग दिया जाएगा और वो सब अभी हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। तो इस तरीका से ये लोग यहाँ पर बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो युवा अब जान चुके हैं, जाग चुके हैं और एक बदलाव के रास्ते पर चल पड़े हैं। सर आप क्या कहते हैं जो ये जो विषय जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं कि हर रोज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं या जैसे क्या बोलते हैं मतलब नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं, हमारी सरकार उनमें ठगा गया है, वो जैसे बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो यही देखा जा रहा है कि हम अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे की गलती को गिना रहे हैं। इसमें यही देखा जा रहा है कि मैं अपनी गलती को छिपाने के लिए मैं दूसरे की गलती को बोल रही। अगर रघुवर दास से नाराज थी तब जनादेश दिया गया हेमंत सोरेन जी को, तो आप फिर उस जनादेश को लेके यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए जिस उम्मीद से दिया वो कहाँ कर रहे हैं? आप तो बीजेपी का को गिना रहे हैं। कुल मिला के यही देखा जाए तो जितना भी रांची में व्याप्त बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार भले आप मुख्यमंत्री देख रहे हैं हेमंत सोरेन को, वो चला नहीं रहे, वो हैंडल कहीं और से हो रहा है। उसी प्रकार क्योंकि ये सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं वे भले आप कहिए कि हम अगुआ सरकार है, कह दिए कि ये रघुवर, लेकिन जो लोग चला रहे हैं वो लोग वही लोग हैं। चेहरा बदल रहा है। कभी आप बीजेपी के लोगों को देख रहे हैं सत्ता में, कभी जेएमएम के लोग। भले आपको लगे कि अगुआ सरकार है, भले आप बोलिए कि रघुवर दास यहाँ के नहीं अब छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सिस्टम के जितने लोग हैं, सचिवालय में हो चाहे आपके जो वहां वही लोग बैठे हुए जो झारखंड को लूटने के लिए बैठे हुए। इसीलिए आप जेएमएम की बातों को बोलिए कि हमने दिया, वो डाटा गिनाएंगे इन्होंने कि हमने दिया, तो आप एक दूसरे की गलती को, जिस तरह से हमारे जेएमएम के भाई साहब ने बोला कि नहीं अब भी बीजेपी भी 6 साल से अभी है, उससे पहले आप थे, आपने की आप बोले, तो इसीलिए तो आपको दिया गया कि आप संघर्ष से आए हुए पार्टी के, आप हमारे दिशुन गुरु झारखंड के अग्रणी नेता जिनके नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य हुआ, तो आपके सुपुत्र, आप उनके सुपुत्र, आपको कमान दिया गया, तो आपको तो गर्व के साथ में आपके पिताजी का जो सपना था वो पूरा होते हुए दिखना चाहिए ना। तो यहाँ तो शोषित है तब तो हमारा उदय हुआ। आज ठीक है झारखंड अलग राज्य हो गया, हमें भी गर्व हुआ कि हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हम लोगों की हमारे बाप दादाओं के संघर्ष से मन के चलिए आज मिला, लेकिन मिला क्या झुंझुना मिला। यहाँ तो पलायन कर रहे हैं, आप नौकरी किसको दे रहे हैं? आप यहाँ पर जिस तरह से कहा जाता है कि किसान को उसके फसल की उचित मूल्य मिलना चाहिए, एक मजदूर को उसका उचित मजदूरी मिलना चाहिए, जिसमें जो काबिलियत है उसके आधार पर उसको मेहनताना मिलना चाहिए, पढ़े लिखों को रोजगार मिलना चाहिए। तो आप यहाँ उन सब चीजों को तब ना कहीं जाके आपको झारखंड अलग राज्य का जो सपना था वो पूरा होता। यहाँ पर तो उद्योग घराने के लोग चला रहे हैं सरकार को, आप क्यों मूर्ख बने हुए हैं, क्यों निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? बार बार सत्ता झारखंड की जनता बार बार अब ठग के नहीं ले सकते हैं। ठीक है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन आप आदिवासियत करते हैं, ये कहां चला गया?
ये कहा यूरेनियम में कौन दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं? वहां भी तो आदिवासी है। अब कहते हैं कि हम हमारे अबुआ राज है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति हमारे आदिवासी है। आखिर कहाँ हमारा आदिवासी चला है? सर, ये आपका कहना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होके भी आदिवासी लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आदिवासी लोगों आज वही लोग ज्यादा शोषित है। आज रोड में वही लोग है। आंगनबाड़ी सेविका कौन हुआ? पारा शिक्षक कौन हुआ? जो गरीब घर के हुए, जो आदिवासी, जो मुश्किल से चाहते कि हमको 12-15 हजार का नौकरी मिल जाए, सहायक पुलिस को, वही लोग आदिवासी है। आदिवासी राज्य दिया गया, लेकिन आदिवासी आज भी शोषित है। आज पलायन के लिए मजबूर है। अरे रांची से निकल के थोड़ा सिमडेगा चले जाइए, थोड़ा नेत्रहाट के तराइन पे चले जाइए, महुआडांड चले जाइए। आज आप देखिएगा कि ये आदिवासी राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन सुबह में आपका बुंडू से, तमाड़ से, मांडर से, जो नजदीक में आदिवासी रहे, मजदूरी करने के लिए कोड़ी कुदाल लेके आता है। वो मजदूर जो चौक चौराहे में आप सर्वे के लिए जाइए, वही आदिवासी के लिए राज्य बनाता। लेकिन आज वो रोजी रोटी के लिए घर से निकलता है टिफिन में खाना लेके। कैसा राज्य, कैसा मुख्यमंत्री आदिवासी? ये सोचने की विषय है। पॉलिटिक्स आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन सच्चाई से आप परहेज नहीं कर सकते। फिरोज, आप सनी की बातों से, मतलब सनी जिस तरीके का लांछन लगा रहे हैं या बोल रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होकर भी आदिवासी की बातों के ऊपर नहीं जोर दिया जाता या उनका जो भी उनकी मांग होती है वो पूरी नहीं की जाती, आप कितना इस बात पे? मैं उनसे बात सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं नहीं लगता है कि कहीं आदिवासी का शोषण किया गया है, कहीं उनको ठगा गया है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है। जिन ऊपर वाला जबान दिया आप बोलते जाइए, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये सब बात मनगढ़ंत कहानी घटी जा रही है। आप खुद सर्वे कीजिए, सर्वे कीजिए, सर्वे कीजिए। सर्वे के बगल में देखिए, आप आज मोराबादी के बगल में सुबह सुबह चले जाइएगा, मजदूर कौन है? ज्यादातर मजदूर कौन है? आज सहायक पुलिस की जो आंदोलन कर रहा है, वो लोग अपना परमानेंट के लिए, वो कौन लोग हैं? सेविका सहायिका कौन लोग हैं? आदिवासी। इससे इनकार नहीं किया जाता है। भले वहां से अपनी पार्टी की तारीफदारी करें, उनका फर्ज बनता है, लेकिन जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, उससे आप परहेज नहीं कर सकते। आप बोलिए, आप जिस तरीके का लांछन लगा रहे हैं कि नहीं, आप मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं ये सहमत नहीं है। आप किसी बात में सहमत नहीं। ये का इनका मत होइए। आज जो सच्चाई है, सहमत आज आप चार मजदूरी मजदूर का बाजार लगता है। मैं जब झारखंड अलग से मजदूरी चले आ रहा जी नहीं चल रहा है। क्यों तो इससे पहले आप हमारी सरकार को बोल रहे हैं, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी इतना साल, अब तो हम लगे हुए कर ही रहे हैं। आदिवासी को सबसे प्राथमिकता पहला दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं विपक्ष में सवाल नहीं करूंगा। सनी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जितना मतलब फिरोज बोल रहे हैं, जितना आप बोल रहे हैं, उस विषय को मैं लेकर बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी की भी सरकार बनी, अभी झामुमो की भी सरकार है, कुछ बदलाव, मतलब कुछ भी चेंजेस आपको लगा आदिवासी के प्रति वो चीजें हुई है? जैसे कि मतलब संजय कहते हैं कि नौकरी नहीं है, युवा पीढ़ी फिर से पीछे की तरफ जा रही है, आगे बढ़ने का कोई वो जगह ही नहीं है क्योंकि नौकरियां नहीं है। जब भी कोई अपियर करता है, जो भी कैंडिडेट एग्जाम्स देने जाता है, अधिकतर से ज्यादा समय वो रद्द हो जाती है कि कैंडिडेट पहुंच गए हैं, एग्जाम रद्द हो चुका है, या तो पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ ना कुछ समस्या रह रही। युवा पीढ़ी के बारे में कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप जैसे इन पे झामुमो पे आप जैसे लांछन लगा रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों के हक पे कुछ नहीं है, आप जैसे लांछन लगा रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं है। फिर वो जैसे नहीं, इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ नियुक्ति पत्र वितरण होते ही रहता है, नौकरियां मिल रही है, फिर भी क्यों ये चीजें हो रही? तो मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ कि मतलब आप अपने अपने मतों को जरूर रखें कि जो मेरा प्रश्न है आपसे कि आप उनके बातों से सहमत नहीं है जो सनी कह रहे हैं। संजय भी आप दोनों से सहमत नहीं है, स्पेशली आपसे फिरोज, आपसे तो बिल्कुल सहमत नहीं है कि वो नौकरियों के विषय में जैसे आप बोले नियुक्ति पत्र वितरण होता है, वो कह रहे नहीं, आधे से ज्यादा समय तो क्या बोलते हैं उसको, परीक्षाएं रद्द हो जाती है। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो 6 साल का ये होने को है और इससे पहले जो रघुवर सरकार नियमावली बना के गए थे 11-13 जिला, चाहे और भी जो भी रोजगार के संबंध में हो, चाहे विस्थापन के संबंध में हो, ये सरकार का जैसे ही गठन होता है 2019 में, उसके बाद ये सरकार जो है सो सभी को रद्द कर देती है जो भी नियमावली बनी है। इन लोगों से मैं अभी पूछना चाहता हूँ कि जो भी परीक्षाएं हो रही है
वो किस नियमावली के तहत हो रही है? आप उस नियम को तो आप रद्द कर दिए, लेकिन जो अभी जो नियम चला के आप लोग रोजगार दे रहे हैं वो किस नियम के तहत हो रही है? ये लोग कहीं ना कहीं लोगों को धोखा देने का काम कर दिए कि रघुवर सरकार की जो एनडीए सरकार थी उसका जो नियमावली था वो बाहरी लोगों को नौकरी देने का काम कर रहा था। अभी भी आप वो निकाल लीजिए वो गजट, वही नियमावली को ये लोग फॉलो कर रहे हैं और उसी के नियम के तहत ये लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और बात रहा कि युवा पीढ़ी, देखिए 6 साल होने को है जब से ये 2019 से ये सरकार बनी है, अभी 6 साल होने को है। जो लोग 18 साल के तक हो गए थे वो अभी 18 और 6 24 साल के लोग हो गए। एक भी विज्ञापन सही तरीके से नहीं निकाला गया है, एक भी विज्ञापन। अभी जो उत्पाद सिपाही की बात हो, चाहे जो झारखंड सिपाही की जो बात है कुछ दिन पहले निकाली गई थी, उसको भी अपरिहार्य एक एक नियुक्ति को ये लोग जो नोटिफिकेशन है, एक एक नियुक्ति का नोटिफिकेशन को ये लोग 3-3 4-4 बार निकाल रहे हैं, तो भी ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरीका से ये लोग झारखंड के युवाओं को छलने का काम कर रही है, ये लोगों को एक बार समीक्षा करनी चाहिए। और इन लोगों जो 6 साल होने को है और ये लोगों के पास अभी और 4 साल इन लोगों के पास समय है, इन लोगों के पास और 4 सालों को क्या रोड मैप है, युवाओं को किस ओर ले जाएंगे, तो इन लोगों को इस बात को समीक्षा करनी चाहिए। लोगों को खड़ा होकर बोलना, ये बोल देते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, ये झारखंड प्रदेश आदिवासियों का है, मैं इनका कल्याण करूंगा, ये कहीं पर भी सिद्ध होता नहीं दिखाई देता है। बस खाली लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। सनी जी अभी बोल रहे थे कि जो यह प्रदेश है यहाँ मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदलता है लेकिन अधिकारी पदाधिकारी वही लोग रहते हैं। मेरा कहना है कि जब तक यहाँ के लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, यहाँ के नियुक्तियों में शामिल नहीं होंगे, उन जगहों पर पहुंचेंगे कैसे? 2018 में रघुवर दास जो एनडीए की सरकार थी वो वैकेंसी निकाल दी, दरोगा की वैकेंसी। आज देखिए तमाम थानों में यहाँ के आदिवासी और मूलवासी लोग दिखाई पड़ते हैं। जो भी जहाँ पर भी जाइएगा, जो भी एसआई है और उनको थाना प्रभारी में भी बनाया जा रहा था। यहाँ के लोग अभी उस सरकार में जब उनका कार्यकाल था तो लोग आ रहे थे, लेकिन वो गति को ये लोग सीधा छोड़ दिए। उनको आगे ले जाना चाहिए था। जितना जेपीएससी हो चाहे जेसीसी के माध्यम से जो भी नियुक्तियां हो उनको बरकरार रखनी चाहिए थी। 2018 के बाद अभी 2025 होने को है, 7 साल हो गया। बिहार में बगल बिहार राज्य है, वहाँ पर 3 से 4 बार दरोगा की बहाली हो चुकी है, लेकिन इस राज्य में एक भी दरोगा की बहाली नहीं हुई 2018 के बाद। 3 लोगों को समीक्षा करनी चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और हम युवाओं को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। राज्य में देखिएगा डेली आए दिन प्रतिदिन शाम होता है, कहीं पर गोली चला, कहीं पर बाइक की चोर गिरोह पकड़ा गया। ये सभी का कारण वो बेरोजगारी का कारण है कि जो यहाँ की सरकार है लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। जो यहाँ के युवा है वो रास्ते से भटक रहे हैं। 3 सब मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। जी, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन इसी क्रम में मैं अपना अगला प्रश्न आप तीनों के सामने रखना चाहती हूँ। वो है कि जैसे ये घाटशिला उपचुनाव में कौन सी ऐसी चीज है, मतलब कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा हावी आपको लग रहा है? अब तीनों से यही सवाल है मेरा। मुझे लगता है शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा वहाँ, और हमेशा से ही, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, जो लोग वहाँ बसते हैं। और हमारे जो स्वर्गीय रामदास सोरेन थे, उनका भी यही सोच था कि शिक्षा कैसे बने, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, शिक्षा को आगे उनको मिले और उसको आगे बढ़ाया जाए। इसी विजन को लेके भी हमारे जो उनके पुत्र हैं वो भी इसी विजन को लेके चलेंगे, और मुझे लगता है यही ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा। इसी बात को लेके ही लोग वहां देखेंगे और घाटशिला चुनाव को भी। मैं कहना चाहता हूँ कि 2011 में जब जनगणना हुई थी झारखंड प्रदेश की, उस समय का जो शिक्षा का ये आंकड़ा था वो 66% आसपास है। उसके बाद से क्या बदलाव हुआ है? मैं खुद झारखंड का यहाँ का मूल खतियानधारी हूँ, मैं खुद यहाँ का मूल निवासी हूँ। मैं खुद एहसास करता हूँ कि मेरा घर रांची से मात्र 12 किलोमीटर की दूर पर होने पर भी हमारे गांव की क्या स्थिति है। तो घाटशिला को छोड़ दीजिए, माननीय श्री मंत्री जो थे रामदास सोरेन जी, वो स्कूली साक्षरता विभाग के मंत्री थे। उनके मंत्री रहते कि कौन सा नया काम किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, कितने लोगों को जो रोजगार का जो आंकड़ा है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा क्या काम किया गया, कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई, कितने शिक्षकों का प्रमोशन हुआ। आप एक भी आंकड़ा दिखा दीजिए कि आप शिक्षा बोल रहे हैं, तो कितने काम हुआ है। जो प्रत्याशी है हमारे चंपाई सोरेन साहब के जो महापुत्र हैं,
उनको उनका कोई विजन नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ इतना जान लीजिए, वो चंपा सोरेन एक एनडीए में गए हैं तो उनका एक चेहरा है, उसको लेकर उनको बनाया गया। अदरवाइज उनके पास कोई विजन नहीं है। जो इंसान को बोलने का लहजा नहीं है, जिनके पास कुछ ये नहीं है, कैसे ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करते हैं इंडिया वाले, ये सबसे पहले वहां देखना चाहिए था। क्योंकि और भी कई अच्छे अच्छे लोग हैं वहां, पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्यों नहीं दिए उनको, क्यों उनको दिए? हम तो एक सवाल ये भी करते हैं कि आप बात करते हैं कि आप बताते हैं कि शिक्षा नहीं हुई, कहां से होगी शिक्षा? आप ऐसे प्रत्याशी को खड़ा कर दो, शिक्षा इसी नहीं होगा। आप खड़ा कीजिए ना भाई, रामदास सोरेन समझे ना? एकदम नहीं, रामदास सोरेन अच्छे थे, तब उनके पुत्र खड़ा किया गया। शिक्षा मंत्री की, अरे भाई 26,000 नियुक्ति की है, एक साल नहीं हुआ उनका हो गया, सब हाईकोर्ट में जाके फंसा हुआ है। सब आएगा, कहाँ सब एनडीए किया धरा हुआ है। हम तो सुधारते चले आ रहे हैं। मैं उत्तर जाना चाहती हूँ सनी, आप क्या कहते हैं? जेल टीम की ओर से जो घाटशिला विधानसभा में बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। वहाँ के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जो आज तक नहीं पहुंची है, सड़क, नेटवर्क, और जो इतना बेरोजगारी, और हमारे जो प्रत्याशी हुए पढ़े लिखे हैं और वो एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी के चलते हुए शिक्षक नहीं बन पाए, सरकारी टीचर नहीं बन पाए। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जिन जिन मुद्दाओं को वहां उठाना चाहिए, अगर जीत के आते हैं विधानसभा में, जरूर से जरूर उन सब बातों को वो रखेंगे। मेरा अगला प्रश्न फरीद से है। फरीद, लोग हो या जो भी ओपोनेंट्स है, उनका एक ही कहना है कि जेएमएम और उसके जो प्रत्याशी है, सहानुभूति का लाभ मिलने वाला है। ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सहानुभूति तो हर, देखिए, कभी भी अगर किसी का पिता चले जाए तो एक जो उनका लक्ष्य था वो मिलेगा, सहानुभूति एकदम मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा विजन भी है, हमारा सोच भी है कि वैसे लोगों को लाया जाए और वैसे लोगों को विधायक बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, जो झारखंड के लिए कुछ सोचे, झारखंड की उन्नति के लिए कुछ सोचे। तो सहानुभूति मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा भाई? उनके पिता थे रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री रह चुके, 3 बार निर्वाचित विधायक रह चुके वहां, तो उनका तो एक लगाव है। अगला सवाल, मैं इसी विषय पे मैं बोलना चाहती हूँ कि आप बोल रहे कि सहानुभूति की जो मतलब वोट या लाभ जो मिलने वाला है, ये कहाँ तक, मतलब ठीक है सहानुभूति मिलना, लेकिन उस वोट से जीत जाना हो, ये क्योंकि देखिए मतलब स्वर्गीय रामदास सोरेन का अलग ही एक विजन था, लेकिन वहां से फिर उनके बेटे भी अगर उसी सीट पे खड़े हो, उनका भी वही सेम विजन होगा, वो भी लोगों के लिए सेम चीज करना चाहती है। तो हम लोग नहीं, ये युवा पीढ़ी है, इनका सोच तो पिताजी का जो सोच वो तो रहेगा ही, ये अपना सोच भी लेके जरूर चलेंगे। अगर जैसे हमारे सनी जी ने कहा कि अगर वहां पर बेरोजगारी है, कुछ कमी है, तो उसका कमी को पूरा करेंगे, और युवा है, युवा सोच को लेके चलेंगे, युवाओं को साथ में लेके चलेंगे। आप क्या कहते हैं सर? मेरा कहना है कि ये कह रहे हैं कि जो भी कमी है, शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, उसको हम भरपाई करेंगे। ये लोग 6 साल बिता चुके हैं। लास्ट जब एनडीए सरकार थी उस समय 2016 में टेट की परीक्षा हुई थी, जेटेट की परीक्षा, जिसके माध्यम से शिक्षक का बहाली किया जाता है, पात्रता होती है, उसके माध्यम से बहाली की जाती है। ये लोग 6 साल शासन कर चुके हैं। ये लोग ऐसा क्या 6 महीना में तीर मार देंगे कि सबको रोजगार दे देंगे? जेटेट की बात होती है, पिछला साल जेटेट का ये फॉर्म निकाला गया, नोटिफिकेशन निकाला गया, उसमें भी भाषा का जो बात है उसी को मुद्दा बनाकर उसको फिर से वापस ले लिया गया। ये लोग कब जेटेट की नोटिफिकेशन निकालेंगे? इतने बड़े जो युवा 2016 से 2025 9 सालों तक जो बीएड करके बैठे हुए हैं, उन इतने सारे लोगों को कब ये लोग एग्जाम देंगे? एग्जाम लेने के बाद कब ये लोग उनको नियुक्ति देंगे? और बात कर रहे थे इससे पहले कि हमने 26,000 का ये नौकरी दिया है शिक्षकों को। आज आप डाटा निकाल लीजिए, ये लोग का जो जेसीसी जो कार्यालय है, वहाँ डेली शाम को एक नोटिफिकेशन निकलता है, शाम को 300 लोग पास होगा और फिर सुबह को 250 लोग फेल हो जाएगा। देखिए, संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बीएड करके 9 साल से बैठे हुए लोग, उनका ही कहना था, हमने ये कहा। हमारी सरकार तो 6 साल हुआ, इनका बार बार कहना है 6 साल, तो 3 साल जो हुआ की सरकार थी, क्यों नहीं दिया? आपने कहा कि 9 साल हो गया, 16 में तो 9 साल में 3 साल क्यों नहीं दिया आपने? आप कुछ किए नहीं, इसका मतलब है आपका कुछ सोच नहीं था। हमने 2016 में टेट की परीक्षा लिया और 2018 में जो भी जितने भी हाई स्कूल अभी जो भी टीचर देख रहे हैं, सबसे अधिक बहाली
अभी तक हाई स्कूल का हमारी सरकार में हो चुकी है। ये आप मंथन कीजिए, जो भी डाटा है उसको निकाल के बोलिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और जो भी है इन लोगों को एक रोड मैप क्लियर करना चाहिए कि जो अब मेरा 4 साल बच्चा हुआ उसको हम किस ओर ले जाएंगे। अभी जो चुनावी जो अभी समय आया है उसमें बड़ा बड़ा बोल देने से युवा आपके साथ नहीं आएंगे। अब लोगों के पास दिग्भ्रमित होने का समय चला गया। अब जहाँ पर रोजगार की बात होगा, जहाँ जो युवाओं के साथ जो सरकार होगी उसकी ओर युवा चलेंगे। सनी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि घाटशिला उपचुनाव में देखा जाए तो जेल के यानी जयराम महतो की एंट्री चुनाव पर क्या असर क्या असर पड़ सकता है? इसका तो भली भांति हम लोगों ने एक छोटा सा 2000 क्या बोलते पिछले साल जो विधानसभा चुनाव उसमें हमने देखा कि जेल कैंप की एंट्री से एनडीए हो या जेवीएम हो, वोट कटौती की बात की जाए तो अच्छा खासा असर देखने को मिले। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज लोग 2 भाग में बटे हुए, एक पक्ष एक विपक्ष। वो तीसरा विकल्प हम लोग हैं झारखंड के लिए कि जो शोषित है, जो दोनों पार्टी से नाराज है और सच में जिस झारखंड की परिकल्पना किए थे हमारे पूर्वजों ने, उस उम्मीद से लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। लेकिन दुख के साथ में कहना पड़ता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार भी रही, जेएमएम की भी सरकार अभी वर्तमान में है, लेकिन आज जो स्थिति है वो बीजेपी के समय भी थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जेएमएम के समय भी व्याप्त है। तो जितने लोग झारखंड से एक नई झारखंड की उम्मीद करते हैं वे हमारे साथ में है। और निश्चित तौर पे किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा इससे मतलब नहीं, हम लोग एक आवाज बन के आए हैं। एक पढ़े लिखों की सोच है कि हम लोगों का राज्य, तो हम लोगों के ऊपर बागडोर और यहाँ के लोगों के लिए झारखंड होना चाहिए। तो वैसे लोग हमारे पक्ष में हैं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर रिजल्ट पे आएंगे। अब किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा ये समय बताएगा। जी बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि जैसे तीनों से मैं इस प्रश्न को पूछना चाहती हूँ, किसी एक जन से नहीं है, कि इस चुनाव में एक्स फैक्टर क्या है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं संजय आपसे पूछना चाहूंगी कि जेएमएम में 3 मंत्री ऑलरेडी मैदान पे है। वो लोग अपने दीपक बीरवा हो, योगेंद्र महतो हो या हफीजुल हसन हो, ऑलरेडी वो लोग मैदान पे है, कैंपेन चालू हो चुकी है, प्रचार प्रसार सब शुरू हो चुका है। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि एनडीए का क्या हाल है? एनडीए का हाल आप देख ही रहे हैं। जो पिछले दिनों जो जिस समय पर्चा दाखिल करने का समय था, नामांकन का समय था, हमारे गठबंधन के जितने भी साथी लोग हैं, मुख्यमंत्री से लेकर जो भी मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम, सभी लोग उपस्थित थे। और वे लोग जमीन पर मतलब घर घर जा रहे हैं और अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमने किस तरीका से हमारी जो सरकार वो काम की और हम उस क्षेत्र पर जब विजय पाएंगे तो किस और उस विधानसभा क्षेत्र को हम लोग लेकर जाएंगे सफलता की ओर, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फरीद, आप बताइए एक्स फैक्टर क्या है इस चुनाव में? जैसे अगर मैं बोलूं तो ऑलरेडी जेएमएम कमर कस चुकी है, मैदान में उतर चुकी है, अपनी दिग्गज नेताओं को मैदान में भेज रही है, कैंपेन हो लोगों से रूबरू कर रही है, बातें कर रही है, जो भी समस्याएं बैठ के वो चीजों को सुन रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? जीत निश्चित है। जैसे कि आपने हमारे संजय भाई ने कहा कि एनडीए घर घर जा रही है, बोल रही है, तो इससे पहले चुनाव हुआ था, आप देख लीजिएगा, हमारे रामदास सोरेन जीत के आए थे, इनको मुंह की खानी पड़ी थी। इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा जब हम जीत के आएगा। और समय इसका, जैसे सनी जी ने कहा कि समय बलवान है, समय बताएगा कि कौन आता है। अच्छा फरीद, एक सवाल मेरा एक और आपसे है कि जेल कैंप से थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में ऑलरेडी उन्होंने अपना जलवा दिया। नहीं, ऐसे अच्छी बात है, वैसे होना चाहिए। प्रत्याशी वैसे जयराम महतो अच्छे लीडर है, हम लोग भी चाहते हैं कि सामने वाला का जो हो तो अच्छा होना चाहिए। ऐसे कोई बात नहीं है, वो रहेंगे चाहे एनडीए का जो भी प्रत्याशी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। जीत हमारी सुनिश्चित है। जी, मतलब जेएमएम को लगता है कि जीत घाटशिला उपचुनाव आपकी जीतने वाली। जी, मैं एकदम कहीं भी आहत नहीं हूँ, एकदम निश्चित हूँ कि हमारे जेएमएम की जो रामदास सोरेन के जो पुत्र है वो आ रहे हैं जीत के, और फिर से एक बार उसे मंत्री बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और घाटशिला उपचुनाव पर एक इतने अच्छी तरीके से एक चर्चा करने के लिए।